तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइव क्लास में कल आप लोग को हम 1 से लेकर 12 अध्याय तक पदखंड बता चुके हैं, समरी और ऑब्जेक्टिव। आइए सबसे पहले हम आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि 15 फरवरी 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर कविता वाला पार्ट से, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कविता से ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, खास करके पदखंड से। पहला क्वेश्चन है कि राम नाम बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। ठीक है ना, किसकी आलोचना की गई, किसकी बातें बताई गई, राम नाम की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आया जन्म लेकर और अपना होश संभाला और भगवान राम नाम का जप नहीं किया, ईश्वर का जप नहीं किया, अल्लाह का जप नहीं किया, तो उसका जीवन गुरु नानक जी व्यर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? व्यर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से बताना है। उसके अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति है, किसने लिखा है? तो गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद बच्चों फटाफट याद करें बाबू, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो भाई देखिए, आपको जो है मुक्ति नहीं मिल सकती है जब आप जो है जो गुरु का या ईश्वर का या भगवान का पूजा नहीं करते हैं, यानी गुरु ज्ञान बिना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि हरिदास किसकी रचना है। तो दोस्तों गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फटाफट आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन अगला पूछा गया कि वाणी कब बीज के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला बात करें दोस्तों, यहाँ पर सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया, यानी सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया बच्चों। तो सिख धर्म का प्रवर्तन जो है गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, आप पाठ पर्चे में पढ़े होंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था। तो गुरु नानक की माता जी का नाम याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है। तो सूरदास के कथन से मिलता है। गलत गलत गलत, सॉरी। गुरु नानक कथन किस कवि के कथन से मिलता है दोस्तों। तो यहाँ से कबीर दास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका होगा बच्चों। उसके बाद बात करें दोस्तों गुरु नानक की माता का नाम। तो गुरु नानक की माता का नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तृप्ता नाम था, तृप्ता। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। तो गुरु नानक की जो भेंट हुई थी वह बाबर से भेंट हुई थी, बाबर से। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अध्याय से है बच्चों, क्योंकि 1 से लेकर 12 अध्याय तक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रसखान ने चोर किसे कहा है। देखिए कृष्ण और राधा की बात है। राधा और कृष्ण ने कवि के मन को चुरा लिया है गया है। तो रसखान ने चोर किसे कहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी को चोर बताते हैं। ठीक है ना, इनके मन को हरण कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि प्रेम करते हैं, रसखान को पुष्टि मार्ग की दिशा किसने दी है। तो गोस्वामी पिट्ठलनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद बात कर दोस्तों कि कवि ने माली मालिनी किन्हें कहा है। तो राधा और कृष्ण को, यानी कृष्ण और राधा को। ओके। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो रसखान के रचना काल के समय जो है जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा बच्चों। उसके बाद बात करें दोस्तों, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो जो है रसखान जी के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है, प्रेम ऐनी सी राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे 4 दोहे संकलित थे, 4 दोहे दिए गए थे, जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सोयों का संकलित है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा 1। ओके, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सुजान रसखान के रचनाकार हैं। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। तो यहाँ सुजान रसखान के रचनाकार हैं रसखान मियाँ जी। ठीक, चैप्टर 3 है अति सुदोषणीय को मार्ग है। पहला क्वेश्चन है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल बताया है। तो दोस्तों प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होगा बच्चों। अगला देखिए, घनानंद की कवि है, घनानंद जी कवि हैं, तो किस धारा कवि हैं। रुति मुक्त धारा के। ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो अगला सवाल पूछा गया आपसे है कि अति सुदोषणीय को मार्ग हैं जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं, या किस कवि की पंक्ति है। तो प्रेम घन की। ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर गलत हो गया। चलिए यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, अति सुदोषणीय को मार्ग है जहाँ नेकु सयानन बांक नहीं, या किस कवि की पंक्ति है। तो घनानंद की। ठीक है। उसके बाद याद करते हैं अगला,
कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहते हैं? कहता है क्योंकि जो है कि अति शुद्धो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। देखिए आप ये भी सही है, या सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर तक चलती है, ये भी सही है। यहाँ कपटी लोग चलने से चिंची लगते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका। उसके बाद बात करें दोस्तों घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा जो है आपका ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन की। कवि ने पर्जन्य किससे कहा है, तो बादल को कहा है कि बादल जो है सभी जगह बिना जात पात लगाए, बिना कुछ किए, सभी के घरों में, सभी के खेतों में, सभी के नदी नालों में वर्षा करते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से हमें प्रेम बरसाना चाहिए सभी के साथ। उसके बाद घनानंद जीवनदायक हौ कछु मरियो फिर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन घनानंद का। ठीक है, चलिए चौथा अध्याय स्वदेशी है। पहला सवाल, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं, तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया बच्चों, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है, तो प्रेम घन स्वदेशी से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वायरल क्वेश्चन की, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेम घन जो है अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का यही परिणाम हुआ, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी सभी लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला सवाल है, सभी विदेशी वस्तु पर नर गतिरीति लखात कछु न अब भारत मदरसात रिक्त स्थान में भरिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय लोग जो है अपने आप को जो है भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कृति को खोते जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ध्यान दे रहे हैं, भारतीयता ऑप्शन होगा यहाँ पर, भारतीय भराएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, कवि प्रेम घम को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, देखिए कवि प्रेम घम को जो है वर्तमान में जो है भारतीयता दिखाई नहीं देता, सब लोग बदलते जा रहे हैं, अंग्रेजी वेशभूषा। अध्याय की बात करें तो यहाँ पर भारत माता है, और यहाँ पहला सवाल है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। ठीक है, यह बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुमित्रानंद पंत द्वारा बताया गया है, पंत को किस यानी सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों यहाँ पर याद कीजिएगा चितंबरा पर मिला था उनको। ठीक है ना। अगर देखिए अगला सवाल पूछा गया कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर यथा तथ्य। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो यहाँ पर जो है छाया युक्त चंद्र से की है, ऑप्शन डी सही आंसर। यहाँ पूछा गया सुमित्रानंद पंत के पिताजी का नाम क्या है, तो गंगादत्त। ठीक है ना। छठे अध्याय का नाम है जनतंत्र का जन्म। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उसड़ जाती है, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनता के। जनता जब तैयार हो जाएगी तो किसी भी कोई भी नेता का गद्दी गिरा सकती है, क्योंकि सारा जनमत का अधिकार जो है जनता का हो। लोकतंत्र में जो है ज़्यादा मात्रा में जनता का अधिकार होता है, जनता ही अपने कीमती वोट से, कीमती मत से जो है प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से बताया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बात करते हैं अगला, रामधारी सिंह दिनकर किस गाँव के निवासी थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है सिमरिया बेगूसराय के निवासी थे। अगला है हिरोशिमा। यहाँ पर पहला सवाल दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, ठीक है, किसके द्वारा गिराया गया था आपको बताना है, तो जापान, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, कहाँ पर गिराया गया, जापान पर। जापान किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अज्ञे का पूरा नाम बताइए। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसको अज्ञे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अज्ञे ने सूत्रपात किया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रयोगवाद का। ओके, चलिए अगला सवाल पूछा गया आपसे है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे ने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल 15 फरवरी के लिए,
दुर्दांत मानवीय विकसितता का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है, ठीक है ना। हिरोशिमा कविता बहुत ही कविता अच्छा है, आप लोग पढ़े होंगे। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूर्य क्या है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन मिसाइल है, जो कि अमेरिका द्वारा देखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा आगे का जन्म, तो 1911 में याद कर लीजिए फटाफट। उसके बाद पूछा यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विकसितता का, ठीक है, इस प्रकार से। 8वां दोस्तों यहाँ पर है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो कवि कैसा संबंध है दोस्तों? तो दोस्ताना का संबंध था, मित्रता का। ध्यान रखिएगा, जब वृक्ष जब जवान था तो कवि थे, तो कवि चले गए थे वो अपने दस्तकारी काम के लिए। उसके बाद आते हैं 3-4 साल 5 साल के बाद देखते हैं कि जो कि पेड़ जो है बूढ़ा हो चला है। और याद रखिएगा, पेड़ की डाली को यानी पेड़ की टहनी को बंदूक लेखक बोलते हैं, कवि बोलते हैं। जड़ को बोलते हैं जूता, और जो हल्का फुल्का पत्ता बच गया ऊपर में उसको बोलते हैं टोपी, और जो चमड़ा है जो उसका चैली होता है उसको बोलते हैं वर्दी। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो ध्यान रखिएगा, घर के दरवाजे पर तैनात सिपाही की भांति। कैसे भांति? सिपाही की भांति हमारे कवि जी उसको दर्ज हैं। उसके अगला सवाल पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो भैया जंगल हो जाने से, ऑप्शन डी, क्योंकि पेड़ पौधे को बचाओगे तभी मनुष्य बचेगा। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? देखिए 18 में पूछा गया है, तो दोस्तों हो जाएगा इन दिनों से, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो दोस्तों नादिरों से, ठीक है, जो काटने वाले वृक्ष हैं उनसे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो दोस्तों वृक्ष को। अब अध्याय 9 की बात करते हैं दोस्तों, हमारी नीति की। पहला सवाल है कि हमारी नीति कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, मक्खी की, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल का, हमारी नीति कविता में नीति किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आलस का, ओके। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल का, तो बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन बी, संकलित भी यहीं से है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मेरी नीति के दौरान कुछ डॉलर बढ़ गए, तो बीज बढ़ गए थे, यानी कहने का मतलब है इंच, कुछ इंच बीज बढ़ गए थे। उसके बाद अगला सवाल है, हमारी नीति दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए थे? तो कुछ सूत बढ़ गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। अगला दोस्तों की 10वां अध्याय, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो दोस्तों बेटे का जो है ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, यानी बच्चा पहले अनामिका जी इस कवित्री हैं, बोलती हैं कि पहले बच्चा क सीखता है, फिर उसके बाद ख सीखता है, फिर ग सीखता है, फिर घ सीखता है, और अंगना अंग पर अटक जाता है, क्योंकि अंगना अंग में ड को समझता है क्या? माँ, और बिंदु को समझता है बैठा हुआ बेटा, बैठा हुआ बेटा। इस प्रकार से वह, ध्यान देखिए, अनामिका ये भी कहते हैं कि बच्चा अपने जीवन में क का उच्चारण स्थान जो है कि हमारे किससे होता है? कंठ से होता है, इसलिए वह जो है बोलने में परेशानी करता है। उसके बाद ख, उसके बाद ग, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, खालिश बेचैनी किसकी है? तो यहाँ पर खरगोश की हो जाएगा राइट आंसर, 18 में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म दोस्तों 17 अगस्त 1961 को हुआ था, ठीक है ना। ये हमारे कवित्री हैं, यानी स्त्री हैं। चलिए सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर है क्या है भाई? तो यहाँ पर विफलता पर छल के आंसू, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से, ठीक है। पहला सवाल है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं? तो देखिए कवि हैं जीवनानंद दास, और वे अपने प्रदेश बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वहाँ पर आने की बात करते हैं बार बार। देखिए इसमें आपको बता दूँ थोड़ा सा, कवि जो है हंस, कौवा, अबाबिल पक्षी आदि बन के आना चाहता है यदि मनुष्य नहीं हुआ तो, और अबाबिल पक्षी
उल्लू आदि बन के आना चाहते हैं, क्योंकि वे प्रदेश से बहुत प्रेम करते हैं, खासकर बंगाल से। और कौन कवि हैं? तो जीवनानंद दास। उसके बाद बात करें दोस्तों, गंध जहाँ होगी भरी मांस की किस कवि कविता है भाई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीवनानंद दास जी का है, जो कि बंगाल से प्रेम करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लौट कर आऊँगा फिर, कविता किस कवि द्वारा भाषा दी गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए लौट कर आऊँगा फिर, कविता जो है किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो देखिए यहाँ से प्रयाग शुक्ल द्वारा की गई है। और बोलेगा लिखी गई है, तो लौट कर आऊँगा फिर, तो है जीवनानंद दास द्वारा। अगला है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक रवितोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कवितावली प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिए बी ऑप्शन, वनलता सेन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब पूछा गया है 12, मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि हैं रेनर मार्लिके जी। देखिए यहाँ पर पूछा गया, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त के बिना। देखिए यहाँ पर रेनर मार्लिके जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम लोग को यदि हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो आपको कौन देखभाल करेगा? आपकी पादुका का पूजा कौन करेगा? आपको मिठाई, आपका फ़ोटो, आपका मंदिर मस्जिद कौन बनाएगा? इस सब बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, निशानी है? तो दोस्तों ईश्वर की, पशु की, ये सब की। तो जो है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ईश्वर की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, निशानी है? तो मानव की। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर रेनर मार्लिके जी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती द्वारा। ध्यान से अनुवादित है, तो दोस्तों जर्मन भाषा से। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से। अगला है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रेनर मार्लिके क्या रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? BM क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु। उसके बाद रेनर मार्लिके का जन्म किस देश में हुआ था? तो जो है जर्मनी में हुआ था। गलत। रेनर मार्लिके का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए दोस्तों, देश की बात करो तो देखिए ऑप्शन में है ये नहीं कोई, ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, यानी कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों कि यहाँ पर रेनर मार्लिके किस भाषा के कवि हैं? तो यहाँ पर जर्मन भाषा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और 15 फरवरी 2024 को गर्दा गड़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।